हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल नीतीश डायमंड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2013 में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे और यह प्रश्न आपको द्वितीय पाली में पूछा गया है और इसे हमने क्वेश्चन बैंक से लिया है। तो चलिए ग्रुप ए को हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नीतीश डायमंड को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं और इसे जनरेटर भी कहा जाता है। अब जनित्र जो होता है यह क्या करता है, तो जनित्र का काम होता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। मतलब यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देता है, जबकि मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा देने का काम करता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है वह CnH2n होता है। और अगर आपको एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n + 2 और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n - 2। तो ये तीनों आप याद रखें। इस तीनों में से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है और यह बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका जवाब भी आप आसानी से दे सकते हैं। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। देखिए, यह सवाल जो है आपको पिछले सेट में भी पूछा हुआ था, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे और अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे। मैग्नीशियम जो होता है इसका संकेत Mg होता है और जब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यह मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है, यानी MgO बना लेता है। और इसे संतुलित करने के लिए आप यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो आपका यह समीकरण संतुलित हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 को। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल जो थे ये मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किए थे। मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा का चयन किए थे और यह पौधा जो है कहाँ का था, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो यह पौधा जो था यह बगीचे का पौधा था, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 को देखते हैं, रुधिर लाल क्यों होता है। तो रुधिर जो है यह हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण लाल होता है। रुधिर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है और आयरन की कमी से मनुष्य में एनीमिया नामक रोग होता है। अब देखिए, ब्लड के बारे में हम कुछ और आपको बता देते हैं। ब्लड जो होते हैं यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप भी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप O और ग्रुप AB। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता समूह कहा जाता है और ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही समूह कहा जाता है। अर्थात जिनका ब्लड ग्रुप O होता है वो अपना ब्लड सभी को दे सकते हैं और जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है वो सभी ग्रुप से अपना ब्लड ले सकते हैं। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। देखिए, पौधों में जल का परिवहन जो है यह जाइलम ऊतक के द्वारा होता है और जाइलम जो है यह एक जटिल ऊतक है और इसको संवहन ऊतक भी कहा जाता है। संवहन ऊतक 2 होते हैं, जाइलम भी होते हैं और फ्लोएम भी होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक होते हैं। जाइलम का काम होता है ये कोई भी चीज़ को पौधों में नीचे से ऊपर ले जाने का काम करते हैं और फ्लोएम का काम होता है कि यह जो बने हुए पौधे में भोजन होते हैं उसे पेड़ पौधे में सभी भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम में परिवहन की क्रिया एक दिशीय होती है और जबकि फ्लोएम में परिवहन की क्रिया द्विदिशीय यानी कि सभी दिशाओं में होती है।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7, इसमें आपसे पूछा गया है अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचक एंजाइम कौन है। तो देखिए, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का जो पाचक एंजाइम होता है वह पेप्सिन होता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसे भी आप याद रखेंगे। सवाल नंबर 8, इसमें पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। दोनों आप याद रखें। साथ ही साथ प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, इसे हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सवाल नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। 9 में आपसे पूछा गया है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो एक सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है F बराबर R/2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं R बराबर 2F। अब यहाँ पर आपको F का मान, फोकस दूरी का मान दिया हुआ है, यानी F का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से आप F का मान रख के R का मान निकाल सकते हैं। 2 गुने F का मान आपको 10 दिया हुआ है, तो R का मान हो जाएगा 10 दूने 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया है 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अगर मान लीजिए कि इसका फोकस जो है यह 10 मीटर है, तो P बराबर फार्मूला होता है क्षमता बराबर 1/F। 1/F का मान आप रख दीजिए 10, तो इसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा 0.1। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो इसे आप D लगा देंगे, ठीक है। और लेंस की क्षमता का एक और मात्रक होता है, इसे हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको याद है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11, इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कौन करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को AC डायनेमो यानी कि AC जनित्र जो होता है, AC जनरेटर, यह प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। जनित्र 2 प्रकार के होते हैं, AC और DC, यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। दोनों तरह के जनित्र होते हैं। 12 में आपसे पूछा गया है आधुनिक आवर्त नियम में कितने उदग्र स्तंभ हैं। तो देखिए, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, और इसमें उदग्र स्तंभ किसे कहा जाता है। तो उदग्र जो भी खड़े स्तंभ होते हैं इसे उदग्र स्तंभ कहा जाता है, और जो भी क्षैतिज होते हैं, इस तरह से सोए हुए स्तंभ होते हैं, इसको क्षैतिज स्तंभ कहा जाता है। तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि क्षैतिज स्तंभ की संख्या 7 होती है और उदग्र स्तंभ की संख्या 18 होती है। तो सवाल पूछा गया था आपसे आधुनिक आवर्त नियम में कितने उदग्र स्तंभ हैं। तो उदग्र स्तंभ की संख्या कितनी है, 18 है। इसे आप याद रखें, यह बार बार आपसे सवाल में पूछा जाता है। 13 को देखते हैं। उस यौगिक का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। देखिए, क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण कौन बनाता है। तो ये बनाता है CaOH का होल 2, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और इस पर जब हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर, जब हम 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaOCl2, यानी कि विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसे में आप ताप भी याद रखेंगे कि कितने डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो आप याद रखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगले सवाल को देखते हैं।
14 उदासीन विलयन के पीएच मान क्या होते हैं? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि 0 से 7 के बीच होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 15। इसमें आपसे पूछा जा रहा है जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जीव मंडल में जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह सूर्य है। जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। जीव मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाता है? सूर्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं वह आपका समाप्त होता है। और गाइज अंतिम में जो है जब हम आपको ये पूरा सेट कंप्लीट करवा देंगे तब हम अंतिम में आपसे, जब हम आपको ये पूरा सेट कंप्लीट करवा देंगे तब हम आपसे अंतिम में कुछ सवाल भी पूछेंगे और उस सवाल का आप सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जो सवाल हम आपसे करवा रहे हैं इसी से रिलेटेड हम सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप बी में। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और कुल मिलाकर के 20 प्रश्न होते हैं। तो सवाल नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है आपका, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए विद्युत जनित्र जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि प्रेरित धारा क्या होती है। देखिए प्रेरित धारा किसे कहते हैं? तो जब जनित्र के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को ही हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो हो सकता है कि आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझ में नहीं आया होगा, तो इसे आप समझ लेंगे कि जब किसी भी जनित्र में जो आर्मेचर होता है और वह आर्मेचर जब तेज़ी से घूमता है तो उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इसी धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 2, एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका पीएच क्या होगा? देखिए अम्ल जो होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्षार जो है यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है और अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। तो अगर लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो वह क्या होगा? क्षार होगा। और इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो 7 से अधिक, यानी कि 10। डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है? तो समावयवी हम किसको कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जिसके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उसके संरचना सूत्र और उसके भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो ऐसे सूत्र को हम लोग कहते हैं समावयवी और यह घटना समावयवता कहलाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, वही आपका सही जवाब होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या इसमें और इसमें दोनों में बराबर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप अपने कॉपी में लिख करके गिन लेंगे और बाकी ऑप्शन को भी आप ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। समावयवी क्या होते हैं इसे हम आपको लिख दिए हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे याद कर लें। बिल्कुल ही आसान है कि अणुसूत्र समान होगा और भौतिक और रासायनिक गुण तथा संरचना सूत्र भिन्न होगा, तो उसको हम कहेंगे समावयवी और इस घटना को समावयवता कहेंगे।
चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो इसमें जो है लोहा धातु है, कार्बन आपका अधातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, और Au यानी आपका चांदी भी अधातु है। इसमें आप बताएंगे कि कार्बन जो है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है और इसका संयोजकता कितना होता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, यानी कि इसका क्रियाशील मूलक क्या है? OH है। CHO एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है, COOH एब्सिसिक एसिड का क्रियाशील मूलक होता है, और CO कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु कहाँ बनता है? तो यह वृषण में बनता है। वृषण किसका भाग है? तो वृषण जो है यह नर जनन तंत्र का भाग है, और अंडाशय, गर्भाशय, और ये दोनों जो हैं ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन जो होता है यह एक हार्मोन है, तो होता है, और यह पादप हार्मोन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क की संख्या जो होती है यह 2 होती है, और वृक्क मनुष्य में उत्सर्जन का कार्य करता है, और यह नाइट्रोजन युक्त जो हमारे शरीर में पदार्थ बनते हैं उसको निकालने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में अमोनिया और यूरिया बनते हैं, तो यूरिया जो होता है हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए, किडनी जो है, किडनी का लोकेशन क्या होता है? तो यह जस्ट हमारे कमर के जस्ट ऊपर होता है, और इसकी संख्या 2 होती है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सही आहार श्रृंखला है, इसमें से सही आहार श्रृंखला कौन सा है? तो देखिए, चिड़िया सांप को खाती है, चिड़िया को सांप खाता है, और सांप को घास खाता है, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत है। मछली को घास खाता है, नहीं, ये भी आपका गलत है। बकरी को घास खाता है, नहीं, ये भी गलत है। घास को हिरन खाती है, और हिरन को शेर खाता है, हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 10, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं, तो देखिए, पक्षी और चमगादड़ दोनों के जो पंख होते हैं उसकी उत्पत्ति जो है बिल्कुल समान जगह से होती है, और दोनों जो है उसको उड़ने में अपना काम करते हैं। तो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं यह समृद्ध अंग के उदाहरण होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए, प्रतिबिंब जो है वह आभासी है, सीधा है, और वस्तु से बड़ा है। ऐसा कब होता है? जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अवतल दर्पण में रखते हैं, तब यह दर्पण के पीछे अपना प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से बड़ा बनाता है, यानी कि आपका ऑप्शन जवाब हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। इसमें आप देख लेंगे फोकस और ध्रुव कहाँ पे लिखा हुआ है, वही आपका जवाब हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस का ये फोटो है, यानी कि यह बीच में मोटा होता है, बीच में थिन होता है, मोटा होता है, और साइड में पतला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 13, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग रेटिना कहते हैं, या फिर इसी को दृष्टिपटल भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया मनुष्य का सबसे अगला भाग होता है जिसको हम लोग दान करते हैं।
पुतली क्या होता है, तो यह बिल्कुल खाली भाग होता है आँख का, और इसी से प्रकाश शरीर के अंदर यानी कि आँख के अंदर प्रवेश करता है। देखिए, जैसे यहाँ पे मोमबत्ती बनाया गया है और मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो है यह हमारे आँख में प्रवेश कर रहा है, और यहाँ पे रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, और आप देख पा रहे होंगे कि इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, यानी कि वास्तविक बनता है। तो हमारे आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। हमारे आँख में कौन सा लेंस लगा होता है, तो हमारे आँख में जो है उत्तल लेंस लगा होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 14, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, वोल्ट विभवांतर का या विभव का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, और ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो हम आपको जितने सवाल का जवाब जो है नहीं लिख करके बता रहे हैं और ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं, तो उन सभी सवालों को आप अपने कॉपी में नोट करते जाएं और उसका एक नोट बनाएं, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके और आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 15, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित हैं। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो देखिए, इसके लिए जो है सूत्र भी आता है, तो न्यूमेरिकल टाइप से भी हम इसको बना सकते हैं और इसको बेसिक तरीके से भी हम बना सकते हैं। देखिए, जब 20 वोल्ट पर 100 वाट अगर कोई बिजली जो है दे रहा है, मतलब 220 वोल्ट पर अगर 100 वाट की बिजली आ रही है, तो 110 वोल्ट पर इससे आधा आनी चाहिए, यानी कि 50 वाट आना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही। इसे आप सूत्र से भी बना सकते हैं। P बराबर सूत्र होता है VI, जहाँ P को शक्ति कहते हैं, V को विभवांतर और I को धारा कहते हैं। अब यहाँ पे I बराबर हो जाएगा P/V। आपको P का मान पता है 100 और V का मान पता है 220। ठीक है, तो यहाँ से आपको I का मान आ गया 100/220। इसे आप याद रखेंगे। आपको चाहिए P का मान। P बराबर सूत्र होता है VI, और आपको V का मान कितना दिया हुआ है 110 गुना, और हमें धारा का मान आया था 100/220। तो 110 से ये 2 बार में चला जाएगा और 2 से ये 50 बार में चला जाएगा। तो आपको P का मान कितना आ गया 50 वाट। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बना सकते थे। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 50 वाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो इसमें जो है CH4 यह आपका सहसंयोजी यौगिक होता है, क्योंकि इसमें कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से जुड़ करके सहसंयोजी बंधक बनाने का काम करते हैं। सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं, तो ऐसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके बंधन बनाते हैं, तो ऐसे बंधन को हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। और सहसंयोजी बंधन हमेशा अधातु अधातु के बीच बनता है, इसे भी आप याद रखेंगे। और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधातु हैं, इसे भी हम पहचान करके बता सकते हैं कि इसमें जो है CH4 के साथ ही सिर्फ सहसंयोजी बंधन बनने वाला है। बाकी NaCl में धातु और अधातु दोनों हैं, CaCl2 में भी है और NaO में भी धातु और अधातु दोनों हैं। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। और लोहा पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं, इसे भी याद रखें। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया था, तो इसे मोसले ने बनाया था। 19, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो इथाइल अल्कोहल जो होता है यह अवायवीय श्वसन में बनता है, इसे भी आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अंतिम सवाल। तो यह आपका अंतिम सवाल हो जाता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों का तीनों आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर कंटिन्यू बने रहें, ताकि आगे आने वाला वीडियो भी आप इस पे आसानी से देख पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएँ। अब इसका जो है, इसके पीडीएफ का लिंक हम आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ उत्तर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैनल नीतीश डायमंड के नाम से चलता है, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अब अगली वीडियो में हम आपको 2014 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको करवा देंगे। चलिए, तो आज का हमारा सवाल है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित होता है? ये आपसे सवाल पूछा गया था ऊपर वाले सवाल में। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और साथ ही साथ एक और सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो गाइज, अगर आपको लाल रक्त कण का जीवन काल पता है कि कितने दिनों का होता है, 5 दिन का होता है या 20 दिन का या 120 दिन का होता है या फिर 3 दिनों का होता है, तो लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है, अगर आपको इसका जवाब पता है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, तो हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।